हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से हम एक नई लर्निंग सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर और एडवांस तक की सभी जानकारी मिलेगी। हालांकि हालांकि मार्केट बहुत बड़ा है, पर अगर आप छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको आने वाले समय में मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लर्निंग सीरीज पार्ट 1। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू वी डू फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, यानी हम अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करते हैं। टू डेली एक्सपेंसेस, अपने डेली के खर्चों के लिए क्या करते हैं। और फॉर आवर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग अपना बिजनेस करते हैं, हम लोग कई सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे पास पैसा आए ताकि हमारा परिवार अच्छे से खा सके, हम लोग अच्छे से जी सकें, हम लोग रह सकें, हम लोग समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो यही सब हम लोग करते हैं। और तो एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज और ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक सर्टेन समय के अंदर कि किसी चीज़ के भाव में, किसी चीज़ के प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है, या पीपल की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है उसमें जो बढ़ोतरी होती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे इफेक्ट डालता है हम आने वाली स्लाइडों में देखेंगे, और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हाउ डज इट अफेक्ट्स अस, यानी इन्फ्लेशन हमें कैसे अफेक्ट करता है। तो पहले एक एग्ज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है, एंड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी सभी खर्चों के बाद आप यू सेव्स 3,000 पर मंथ, और आप 3,000 रुपये हर महीने बचा लेते हो। तो 5 साल बाद आपके अकाउंट में जो आपकी सेविंग होगी वो 1,80,000 की हो जाएगी। सो द क्वेश्चन इज आफ्टर 5 ईयर्स दिस सेविंग कैन टेक केयर ऑफ योर बिग एक्सपेंसेस। कि 5 साल तक मान लीजिए आपने पैसे बचाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 5 साल बाद अगर आपको कोई 2-3 बड़े खर्चे करने पड़े तो क्या ये सेविंग आपकी इनफ होगी, या इस सेविंग से आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि आपको मान लीजिए नया घर लेना है, बाइक लेनी है, रेफ्रिजरेटर लेना है, मान लीजिए आपने, तो मान लीजिए 30,000 का रेफ्रिजरेटर ले लिए 5 साल बाद। तो उसके बाद आपके पास जो बचा 1,50,000, तो बैंक आपके लिए 4% ज़्यादा ब्याज नहीं देने वाली। तो क्या उस पैसे से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है ऐसा जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिला सके। तो वही आज की हमारी जो सीरीज़ है उसी का जो मोटो है, उसको मतलब कि उसको जो बनाने का रीज़न है वो यही है कि हम उस पैसे का अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकें। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन कि हम कैसे पैसे को वो कर सकते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने जो मेन टॉपिक है इनकम, उस पर आ जाते हैं कि इनकम क्या होता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड इट्स टाइप। जो पहला इनकम होती है वो क्या होती है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है दोस्तों, एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम अपना टाइम, अपनी स्किल, अपनी कोई सर्विस या अपनी लेबर देकर उसके अगेंस्ट में जो पैसा लेते हैं उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। जैसे सैलरी, बहुत से लोग जॉब करते हैं तो वो सैलरीड पर्सन होते हैं। या फीस, जैसे स्कूल वाले हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में फीस दे रहे हैं, तो वो एक्टिव इनकम हुई उनकी। कमीशन, आप किसी का थ्रू कोई काम कराते हो उसको कमीशन देते हो, या कोई काम करवाते हो तो उसके लिए टिप्स देते हो। तो ये सब एक्टिव इनकम है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप कंपनी जाना छोड़ दोगे तो कंपनी सैलरी देना बंद कर देगी। स्कूल वाले पढ़ाना छोड़ देंगे तो आप उनको फीस देना बंद कर दोगे। अगर एजेंट कमीशन काम ही नहीं करेगा तो उसको कमीशन क्या मिलेगा। इट मीन्स जब तक आप काम कर रहे हो, अनटिल वी विल बी एबल टू वर्क वी कुड गेट मनी इन रिटर्न। इट मीन्स जब तक आप काम करने के लायक हो तब तक आपको उसके अगेंस्ट में पैसा मिलता रहेगा। अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसे एक्टिव इनकम कहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ है इसमें। पैसिव इनकम क्या होती है, ये इनकम का वो जरिया है जिसमें पर्सन खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, या इट मीन्स यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग मनी। ओके, तो प्रोवाइडिंग रूम और रेंट, अगर आपने कोई घर बनवा दिया उसमें मान लीजिए 5 कमरे हैं और आपने उसको 3,000 के हिसाब से बनवा दिया, तो आपको 15K हर महीने मिलता रहेगा घर बैठे बैठे। तो ये आपने एक बार तो इन्वेस्टमेंट किया, पर उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने पैसा मिल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, हम पैसिव इनकम कहते हैं। क्योंकि इसमें आप नहीं जाओगे तो भी आपका एक बार घर बन गया तो वो आपको सारी ज़िंदगी इनकम देगा। फिर इनडायरेक्टली पार्टनरशिप इन अदर्स बिजनेस, मान लीजिए आपका कोई दोस्त रेस्टोरेंट खोलने वाला है, उसने आपसे बोला मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आपने बोला ठीक है कितने पैसे की ज़रूरत है, उसने बोला 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बोले मैं दे तो दूंगा पर मुझे अपने होटल में मुझे 20% की पार्टनरशिप देनी पड़ेगी।
तो वो सोचता है ठीक है चलो ले लेना। अब उसके हर महीने होटल की जो इनकम होती है वो 1 लाख रुपए होती है, तो 20,000 आपके पास हर महीने आते रहते हैं, सारी ज़िंदगी के तरह आते रहते हैं। हालांकि आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, आप तो अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपना कुछ भी बिजनेस या जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो। फिर तीसरा आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग के बारे में हम आगे आने वाले सीरीज के उसमें जानेंगे, चैप्टर्स में जानेंगे। फिलहाल अभी इन्वेस्टिंग को छोड़ देते हैं। ऑनलाइन इनकम, जैसे क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स। मान लीजिए आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आपकी मैथ बहुत अच्छी है, तो आपने क्या करा, मैथ के कुछ कोर्सेज उतार दिए फ्रॉम फर्स्ट क्लास से लेकर 9th 10th तक। लोग उसको देख रहे हैं, आपने अपने एक चैनल बना लिया, आप लोग उसको देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको जो पैसा मिल रहा है वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। क्योंकि आपने एक बार वीडियो बना के डाल दिया, अगर उसके बाद में अगले 5 साल तक उस पर व्यू आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको पैसा तब तक देगा। ऐसा नहीं कि आप आज तो एक्टिवली इन्वॉल्व हो पर आप हमेशा नहीं रहोगे, क्योंकि आपने ना कोर्स एक बार बनाया पर आप उसका पैसा सारी ज़िंदगी लेते रहोगे। फिर डिजिटल एड स्पेस, अगर आपको एड स्पेस का यूज़ करना आता है तो आप उस पर कई सारी साइटें वगैरह होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए आप नए मोबाइल को सर्च कर रहे हो, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा तो आपने फ्लिपकार्ट पे, पर जब आप गूगल पे खोलते हो तो कई सारी साइटों के ऐड आते हैं, जहाँ मोबाइल इस साइड में, स्क्रीन के इस साइड में या स्क्रीन के इस साइड में आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी साइटों के ऐड आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने गूगल पे उसको कहीं देखा था, उन लोगों को मालूम है कि आज आपको मोबाइल की तलाश है, तो वो आप उनको उनके ऐड भेजते रहते हैं। तो इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, इसमें हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ वी बैक टू अवर प्रीवियस टॉपिक, इनकम। इफ़ यू हैव बॉट अ कंपनी शेयर वन ऑफ रुपीज़, जैसे अगर आपने मान लीजिए आपके पास हर महीने कितने बच रहे थे, 3,000 रुपये हर महीने आप सेव कर रहे थे अपनी सैलरी से, तो 3,000 रुपये का मतलब हुआ अगर आपने 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदा, तो अब 3,000 रुपये के, अगर 1,000 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा, तो जो 1,000 रुपये का हर महीने आप 3 शेयर खरीदते हैं, और 12×5 = 60 साल में आपने 1,80,000 के शेयर खरीद लिए। 180 शेयर पड़ गए आपको, वो आपने खरीद के रख लिए, ठीक है। फिर आप उन्हीं शेयर को अगर 200 रुपये के 5 साल बाद, हालांकि भाव कितना भी बढ़ सकता है, मैं अभी कम होने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम होने को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बढ़ने की बात पे पॉजिटिव सोचते हैं, बढ़ने की बात पे चलते हैं। तो 180 शेयर अगर आप 5 साल बाद बेचते हो तो आपको 2,16,000 के बिकेंगे, तो जिसमें आपको 36,000 का नेट प्रॉफिट होगा। इट मीन्स दोनों कंडीशन में आपने क्या करा, दोनों कंडीशन में आपके पास 1,80,000 रुपये का अमाउंट था, एक आपका बैंक में पड़ा हुआ था, हालांकि आपकी सेविंग थी पर वो आपका बैंक में पड़ा हुआ था, और दूसरी कंडीशन में आपने उसी को शेयर मार्केट में डाला, आपको 2,16,000 मिल गए। अब आपके पास 36,000 एक्स्ट्रा हैं। इट मीन्स अगर आपको नया फ्रिज खरीदना हो, बाइक के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना हो, तो आप इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, और जो आपकी 20% होगा आपकी सेविंग पे, और जबकि बैंक आपको मात्र 4% से ज़्यादा नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर लॉस होने के भी चांसेस हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो वो भी चांसेस हैं, पर अभी आपको 20% का ग्रो हुआ है। लॉस होने के चांसेस तब होते हैं जब आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो जहाँ जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, यानी वो अच्छी कंपनी नहीं है, तब लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे कि लॉस भी तो हो सकता है भाई, तो मैं कहूँगा यस, लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बट अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो और सही शेयर का चुनाव करते हो तो प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हैं। मेन चीज़ क्या है? सही। अगर आप कहीं भी घुस जाते हो, कोई भी चीज़ खरीद लेते हो, तो आपको लॉसेज होंगे, पर आप सही शेयर का चुनाव करते हो तो देयर आर सो मैनी चांसेस दैट यू विल एंड योर सेविंग्स एंड योर शेयर्स एज ए प्रॉफिटेबल। तो इसके अलावा स्टॉक्स मार्केट में जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे उनको एनुअली मान लीजिए उनकी जब रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में मान लीजिए उनको 15 करोड़ का 15 CR का प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करते हैं 15 CR में अपने शेयर होल्डरों के लिए कोई डिविडेंड देते हैं, ये डिविडेंड कहलाता है वो। तो मान लीजिए एक शेयर पे आपको मान लीजिए 15 रुपये मिले और आपके पास 180 शेयर है, तो 180 × 15 आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो आपको एज ए बेनिफिट होगा। तो ये तो आपको इस कॉस्ट में कहीं जुड़ा ही नहीं, तो ये डिविडेंड कंपनी देती है, तो इसको भी हम एक्स्ट्रा इनकम की तरह ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा फिनेंशियल फ्रीडम। व्हाट इज़ फिनेंशियल फ्रीडम? फिनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? ये एक टर्म होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि अ स्टेट ऑफ हैविंग इनफ और सफिशिएंट इनकम टू पे आवर वंस लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ विदाउट हैविंग टू बी एम्प्लॉयड। इट मीन्स आपने क्या कर रखा, आपने मान लीजिए 10 कमरे किराए पर उठा दिए अपना घर बनवा के, और हर कमरा आपको 2,000 रुपये दे रहा है,
तो 10 कमरे के आपको 2000 के हिसाब से 20,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो इसमें क्या पैसिव इनकम है, आप घर बैठे हो, किराए के हमेशा 20,000 रुपये आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हम अगर हाँ, तो इससे हम कहते हैं पैसिव इनकम। पर अगर ये 20,000 आपके सारी ज़िंदगी के बिल देने के लिए सफिशियंट है, तो इसका मतलब ये है कि आप फिनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हो। इसका मतलब ये है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 2,000 का किराया, फिर आपने 2,500 कर दिया, फिर आपने 3,000 कर दिया, फिर आपने 3,500 कर दिया, तो वो आपको फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। लेकिन फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मेनली कि आपके रिसोर्सेज एक या उससे ज़्यादा हों, ताकि अगर किसी कारणवश एक रिसोर्सेज किसी कारणवश बंद भी हो जाए तो आपकी बाकी रिसोर्सेज आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। तो मीन्स इनकम अर्न विदाउट हैविंग टू वर्क अ जॉब, मेनली जॉब है। अगर आप जॉब कर रहे हो सारी ज़िंदगी तो आप फिनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते, क्योंकि जॉब की सैलरी क्या होती है, एक परमानेंट सैलरी होती है। इट मीन्स अगर आपको 30,000 भी मिल रहे हैं तो वो 30,000 ही मिलते रहेंगे। अगर आपकी कंपनी इंक्रीमेंट वगैरह भी दे रही है तो मान लीजिए 2,000 बढ़ाएगी, 4,000 बढ़ाएगी तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती रहेगी समय के हिसाब से, तो आप कभी भी महंगाई से पार नहीं पा सकते। और जॉब की ये खासियत और है ये कि अगर 15 दिन आप छुट्टी करते हो तो आपको 15 दिन के पैसे कट जाते हैं। अगर आपकी कंपनी ने मान लीजिए आपको हर साल की 21 छुट्टियाँ दे रखी हैं, ठीक है, कि जो आपकी EL है, अर्न लीव होती है जिन्हें कहते हैं, मान लीजिए जो कंपनी ने आपको 21 दे रखी हैं और आप मान लीजिए 45 डेज़ छुट्टी पे रह जाते हो, मान लो आप बीमार पड़ गए, तो 21 माइनस तो 24 दिन की आपकी सैलरी के पैसे कट जाएंगे। लेकिन फिनेंशियल फ्रीडम के कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो इस समय तो भी आपके पास अपने खर्चे के लिए पैसे हैं। तो वो कैसे होंगे, आप जॉब करते करते आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर 45 दिन में 24 दिन छुट्टी नहीं गए, कोई बात नहीं, अपने 10 शेयर बेच लिया, आपने पैसा निकाला, आपने बिल पे कर दिया, फिर से नौकरी चले गए। तो अब आता है जर्नी ऑफ स्टॉक। स्टॉक की जर्नी क्या होती है, हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि एक स्टॉक की जर्नी क्या होती है, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है शेयर मार्केट का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। बाकी इसके डीप ड्राइव हम लोग बाद में लेंगे जब आने वाले चैप्टर्स में। तो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट टर्म इसमें क्या है, IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑफर्स IPO टू रेज मनी बाय ऑफरिंग दियर शेयर्स टू पब्लिक। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के लिए, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी की मार्केट में बहुत रेपुटेशन है। अब उसे अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसकी जो 2,000 करोड़ का उसने कोई योजना बनाई नहीं कि 2,000 करोड़ रुपए का उसे कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और बड़े लार्ज स्केल पे करना है। तो वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास हैं 2,000 करोड़ रुपए, कंपनी इतनी गरीब नहीं है कि उसके पास 2,000 करोड़ नहीं है। पर अगर कंपनी ने अपने 2,000 करोड़ मार्केट में पूरे के पूरे लगा दिए, मान लीजिए 3,000 करोड़ उसकी टोटल कैपिटल है, उसमें से उसने 2,000 करोड़ अगर मान लीजिए लगा दिए, तो उसके पास क्या बचा, 1,000 करोड़ बचा। उसके अदर बिजनेसेस भी हैं, तो अगर वहाँ लॉस होता है इन केस अगर लॉस होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत डाउन आ जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, इसमें कंपनी एक चाल करती है, यानी एक स्ट्रेटेजी यूज़ करती है। वो क्या करती है, 1,000 करोड़ अपने पास से लगाती है और 1,000 करोड़ वो पब्लिक से उगा लेती है। पब्लिक क्यों देगी उसे, जब तक पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा तो पब्लिक को वो उसके अगेंस्ट में अपने शेयर ऑफर करती है। वो कहती है कि मैं अपने पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर रही हूँ। एक शेयर की कीमत अगर मान लीजिए 1,000 रुपीज़ है, तो वो तो अपने शेयर 1,000 रुपीज़ के हिसाब से जितने शेयर होती है 2,000 करोड़ के, वो 1 करोड़ शेयर के लगभग एक करोड़ शेयर के लगभग वो बेच देती है। अब वो क्या होता है, शेयर बेच दिए उसने तो पब्लिक से उसको पैसा मिल गया। अब उसमें क्या हुआ, आधा हिस्सा मालिक का हो गया, कंपनी का हो गया, आधा हिस्सा पब्लिक का हो गया। अगर कंपनी ग्रो करती है तो दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, अगर कंपनी डाउन जाती है तो दोनों लोगों को लॉस होता है। इससे क्या होता है, कंपनी टोटल लॉसेस से बच जाती है और मालिकाना हक कंपनी का रहता है, क्योंकि उसके पास आधे शेयर ऑलरेडी उसके पास हैं। उसके पास उसके जो प्रोमोटर्स हैं, उसके पास प्रोमोटर कौन होते हैं, उसके जो बड़ा पैसा होते हैं, बिग मनी, जैसे बैंक्स वगैरह भी हो सकते हैं, किसी के और बड़े करोड़पति लोग हो सकते हैं वो। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी शेयर का मार्केट में आने का। तो पहला स्टेप उसका होता है IPO, कि कंपनी ने क्या करा, अपना IPO उतार दिया। फिर IPO के बाद उसकी IPO की लिस्टिंग होती है, एक्सचेंजेस में लिस्टिंग होती है। फिर हम लोग उसे ख़रीदते हैं, हम लोग उसके लिए बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं कि हाँ कि 1,000 रुपये का शेयर हमें चाहिए, तो 15,000 रुपये है, 15 शेयर मार्केट में उतार रहे हैं, ये 15 हमें दे दो। हर लोग लगाते हैं। फिर उनमें से कुछ लोगों को अलॉटमेंट हो जाते हैं, जिन के अलॉटमेंट हो जाते हैं उनके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं और एक सर्टेन डेट को जब वो एक्सचेंज पे आता है तो उसकी ट्रेडिंग चालू हो जाती है। ट्रेडिंग कह लो
या इन्वेस्टिंग उसमें लोग चालू कर देते हैं। तो ये एक सर्टेन डेट के बाद उसमें ट्रेडिंग चालू हो जाती है, फिर शेयर के भाव ऊपर या नीचे जाने लगते हैं। जैसे जाने लगते हैं वैसे वैसे कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होने लगता है, लोगों को भी प्रॉफिट या लॉस होने लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ का भाव हमेशा, महंगाई जो एक बार बढ़ गई वो कभी घटती तो है नहीं, तो महंगाई हमेशा ऊपर ही बढ़ती रहती है। तो शेयर के रेट भी आज 100 थे, कल 200 होंगे, फिर 300 होंगे, फिर 400 होंगे, फिर 400 से फिर घट के मान लो 200 आ जाएंगे, 200 से फिर 500 हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आपका पैसा जा रहा है, आपको पैसा बदले में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है, इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका नाम है सेबी। तो इस सेबी के अंडर में काम करते हैं सारे एक्सचेंजेस। इंडिया में तो मेजर एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में स्टेबलाइज हुआ था ये, और जो बीएससी स्टेबलाइज हुआ है वो 1875 में हुआ है। और इसके अगेंस्ट में इसके मतलब इसके नीचे जो वर्क करते हैं वो होते हैं ब्रोकर। ब्रोकर कौन होते हैं? ब्रोकर वो होते हैं जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो। अब आती है बात डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है, देखो नॉर्मल अकाउंट बैंक अकाउंट में या पैन कार्ड अकाउंट है, कोई सा भी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है आपके, उससे आप शेयर खरीद नहीं सकते हो। तो शेयर खरीदने के लिए आपको एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ता है, इसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट जब आप खुलवाते हो तो आप इसके हकदार बन जाते हो कि आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो, किसी भी शेयर को बेच सकते हो। तो इसकी कंपनियों का नाम है जरोधा, एंजल वन, ग्रो, कोटक, फायर्स, इसके अलावा और भी हैं, एक्सिस डायरेक्ट और आईसीआईसी का भी है, आईसीआईसीआई का भी एक है। तो आपने इनके नाम भी सुने होंगे, उनके ऐड भी शायद टीवी पे एक आध का आपने ऐड देखा होगा, जैसे एंजल वन का, ग्रो का। फिर उसके बाद आते हैं यूज़र्स। यूज़र्स कौन है? हम लोग यूज़र्स हैं भी। तो इंटरनेट ट्रेडिंग 2000 से चालू हुई है, तब से यूज़र्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। और जब से अभी कोरोना आया है, कोरोना के आने के बाद से तो समझ लो इतने ज़्यादा लोगों ने शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है कि कुछ पूछो मत। हालांकि ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। जिन लोगों को मार्केट की कोई जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नुकसानदायक हो सकती है, पर अगर आपके पास थोड़ी भी जानकारी है, थोड़ा पेशेंस है और थोड़ा आपके पास पैसा है, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। पर उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अब मार्केट की टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट मेनली 3 सीज़न में खुलता है। पहला सेशन होता है प्री ओपनिंग सीज़न, दूसरा होता है ट्रेडिंग सीज़न, और तीसरा होता है पोस्ट मार्केट सीज़न। ये 3 सीज़न में काम करता है। प्री ओपनिंग सीज़न, प्री ओपनिंग का मतलब होता है कि ओपन होने से पहले का सेशन। इसमें 2 सेशन, ये वाला सेशन 2 उसमें काम करता है। पहला होता है 9 बजे से लेकर सीज़न एंट्री सीज़न, जो होता है 9 से 9:15 तक। इसमें क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एक्सचेंज में जिनके ऑर्डर लगते हैं डायरेक्ट, जो किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज में अपने ऑर्डर लगाते हैं, वो 9:08 to 9:15 लगाते हैं। और उसके अलावा उनके ऑर्डर मैचेस सीजन होता है जो 9:08 to 9:12 होता है। उसके बाद प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये ख़रीदा हो उसके हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन खुलते हैं। तो वो खुलते हैं 9:12 से लेकर 9:15 तक के बीच में। ये बफर टाइम होता है। इसमें एक्सचेंज अपने हिसाब से सारे प्राइस कैलकुलेट करता है कि अगर किसी ने 1000 शेयर खरीदे हैं किसी चीज़ के, तो 1000 के हिसाब से मार्केट कहाँ खुलना चाहिए, वो उसका जो भी अपने कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से। फिर 9:15 से लेकर 9:30 तक का जो मार्केट का सेशन चलता है वो हम लोगों के लिए चलता है। हम लोग ऑनलाइन इसमें शेयर खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। उसके बाद में 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है, हम लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं, नहीं तो होल्ड करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में 3:30 से लेकर और जो 3:40 तक का टाइम होता है, इस 3:30 से लेकर 3:40 तक का जो टाइम होता है, इसमें प्राइस सब रिवाइज होते हैं कि जो लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी है उसके हिसाब से प्राइस कहाँ क्लोज हुए हैं। और 4 बजे तक का टाइम, और किसी को मान लीजिए अगले सेशन के लिए टाइम लगा स्टॉक लगाने हैं, मतलब वो लगाना है, तो बिड लगानी है, तो उसके लिए होता है। ये जो 9:08 to 9:15 का जो सेशन होता है, यानी जो प्री ओपनिंग सेशन होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत ये होती है, मान लीजिए ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज़ हो जाती है, ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज़, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो आप लोगों को तो मार्केट 9:15 बजे ही मिलेगा, पर बहुत से लोग क्या होते हैं, उनकी पोजीशनें होती हैं तो बहुत हाई रेट पे मान लो खरीदी हुई हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस सीज़न में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं।
तभी आपने देखा होगा कि मार्केट कभी कभी 35,000 पे चल रहा था और खुला 34,000 पे, 34,500 पे खुला, 500 पॉइंट मार्केट खुला। आपने कभी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि मार्केट बहुत नीचे खुला। तो इससे प्री ओपनिंग सीजन के कारण ही खुलता है, और प्री ओपनिंग सीजन में जो कुछ होता है वो ग्लोबल सिनारियो के कारण होता है। जैसे कोई युद्ध खुला या बजट का सीज़न है मान लीजिए, तो बजट में क्या होता है, बजट में पता चला कि बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कोई योजनाएं अच्छी आने वाली हैं, तो मार्केट ऊपर खुलता है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो बड़े बड़े FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह मार्केट खुलने से पहले ही बाइंग कर लेते हैं। क्योंकि जो मार्केट खुलने से पहले बाइंग करेंगे वो जो कल के 4 बजे के प्राइस हैं उन पे बाइंग करेंगे, और आप 9:15 बजे जो बाइंग करेंगे वो इनके ख़रीदने के बाद करेंगे। तो मान लीजिए कोई स्टॉक कल को 20 रुपये पे बंद हुआ, आज शाम को 4 बजे 20 रुपये बंद हुआ। अब कल सुबह उनको लगा कि मार्केट अब इसका ऊपर जाएगा, तो उन्होंने इसको 20 रुपये पर खरीद लिया, तो ये खुलते ही ये 30 रुपये का हो जाएगा। अब आपको 30 रुपये पर खरीदना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी 20 रुपये पर खरीद चुके हैं 9 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे तक, 8 मिनट तक। तो ये उन लोगों को फ़ायदा होता है जो लोग एक्सचेंज में लगाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस चैनल को और इस परिवार को बढ़ने में मेरी मदद की है। इसकी आगे वाली सीरीज़ भी आएंगी, आपको मैं बेसिक से और एडवांस तक लेके जाऊँगा ताकि आपको मार्केट में कभी कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।